हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैनवू अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो टॉपिक किए थे उससे नेक्स्ट जो अपने टॉपिक आता है वो आता है चट्टानों का चट्टानों का क्षरण। चट्टानों के क्षरण से मतलब है कि चट्टानें जो किस तरह से नष्ट हो रही हैं, ये चट्टानें किस तरह से समाप्त होती है, टूटती है, या उसमें गुणवत्ता में कैसे परिवर्तन आता है। तो चट्टानों का क्षरण जो है वो तीन तरह से होता है, ध्यान देना बच्चों। एक तो होते हैं भौतिक कारण। कौन से होते हैं? भौतिक। दूसरे होते हैं रासायनिक। कौन से होते हैं? रासायनिक। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं जैविक कारक। कौन कौन से कारक होते हैं चट्टानों के क्षरण के? वो होते हैं तीन कारण, भौतिक, जैविक और रासायनिक। तो देखिए, अपने बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन के क्या होते हैं ये। सबसे पहले बात करें अगर कारकों की, तो मैंने तीन बताए। एक तो भौतिक, दूसरा मैंने बताया आपको रासायनिक। कौन सा बताया? रासायनिक। और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है जैविक। इनके बारे में अपने बात करते हैं ये कौन कौन से होते हैं, भौतिक, जैविक और रासायनिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें भौतिक कारणों के बारे में, तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है ताप। दूसरा अगर इसमें बात करें तो वो आता है जल। तीसरा अगर अपने इसमें बात करें तो वो आती है इसमें वायु। फिर अगर अपने बात करें तो इसमें आती है बर्फ। फिर आते हैं ग्लेशियर या हिमनदी। और पांचवा अगर इसमें बात करें तो वो आती है तड़ित। क्या आती है बच्चे? ध्यान देना, तड़ित, जिसको अपने आम भाषा में बिजली भी बोलते हैं, जो आसमान से होती है उसके कारण। उसके बाद में रासायनिक कारकों की बात करें तो देखो कि रासायनिक कारणों में कौन कौन से होंगे। उसमें होगा जल अपघटन। जल अपघटन। दूसरा होगा जल योजन। क्या होगा? जल योजन। तीसरा इसके अंदर जो आएगा वो आएगा ऑक्सीकरण। फिर इसमें आ जाएगा अपचयन। फिर इसके बाद में जो इसमें आएगा वो आएगा विलयन। और छठा जो इसमें आएगा वो आएगा कार्बोनीकरण। क्या आएगा? कार्बोनीकरण। ठीक है बच्चों, ये हो गया। वहीं अगर अपने जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारकों में देखो पहला कौन सा आएगा, वो आएगा मनुष्य व जानवरों के कारण। मनुष्य व जानवर के कारण। दूसरा इसमें जो आएगा वो आएगा पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है, पेड़ पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ें। तीसरा इसमें आएगा सूक्ष्म जीव। क्या आएगा? सूक्ष्म जीव। तो ये जो है वो मेन फैक्टर हैं किसी भी मृदा, जो कोई भी जो चट्टानें होती है उनके अवक्षेपण के लिए या क्षरण के लिए, या वो चट्टानें किस तरह से नष्ट होती है उसके लिए। उसके बाद में अगर अपने इसमें बात करें तो अपने आते हैं भौतिक कारणों पे कि भौतिक कारण कौन कौन से हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, भौतिक कारण। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो कौन सा कारण था, देखो ताप। क्या होता है? ताप। तो ताप से कैसे प्रभावित होता है वो देखो। जब तापमान बढ़ता है तो चट्टानें फैलती हैं, जब तापमान कम होता है तो चट्टानें क्या होती है? सिकुड़ती है। ऐसे बार बार फैलाव और संकुचन के कारण, इसके कारण फैलाव और संकुचन के कारण चट्टानों में दरार पड़ने लग जाती है और चट्टानें जो होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मैंने इसमें आपको बताया जल। दूसरा मैंने क्या बताया? जल। आप देखना कोई भी चट्टान है, अगर उसके पास से कोई नदी निकल रही है तो जहां से नदी वो लगातार बहती है ना, तो वहां पर से जो चट्टानें है वो कटना स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? जल के कारण चट्टानों का क्षरण होता है। उसके बाद में तीसरा मैंने बताया आपको वायु। तो ध्यान देना, जैसे वायु जल चट्टानों को काटता है उसी तरह वायु जो होती है वो भी चट्टानों को काटती है, लेकिन वायु की तुलना में क्या होती है? गति थोड़ी मंद गति होती है इनकी। गति क्या होती है? मंद होती है। उसके बाद में अगला मैंने बताया बर्फ। नेक्स्ट क्या बताया मैंने? बर्फ। तो बर्फ में देखना क्या होता है कि चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती है, या तो ताप के कारण या जल के कारण या वायु के कारण।
तो बर्फ में क्या होता है, बर्फ के कारण कि जल जो होता है ठंडे मौसमों में जब तापमान कम होता है तो जल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बर्फ में। जल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ध्यान देना जब जल बर्फ में बदलता है तो जल के आयतन में वृद्धि होती है। अब आप देखना इसमें कभी भी जब भी अपने फ्रिज वगैरह में बर्फ जमाते हैं तो जो जल अपने रखा होता है उसमें जल का तापमान जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, तापमान तो कम होता है और आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी जल से बर्फ बनती है तो उसमें हवा के बुलबुले जो होते हैं वो कैद हो जाते हैं। और एक बात है इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जल जो है वो बर्फ में बदलेगा तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 9% की। ये बात आप जरूर मेंशन करोगे कि जब जल बर्फ में बदलता है तो उसके आयतन में 9% की वृद्धि होती है। मान लो दरार के अंदर पानी गया हुआ है और वो बर्फ में बदल गया, जैसे ही बर्फ में बदलेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो वो दरार को क्या कर देगा, थोड़ा और बड़ा कर देगा। ये प्रोसेस कई टाइम तक चलेगा, इसके बाद में जो चट्टानें हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद में अगला आता है हिमनद। नेक्स्ट इसमें आता है वो क्या आती है, हिमनदी। देखो भाई हिमनदी, अब हिमनदी क्या होती है, भी एक तरह से ये नदी है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जल और बर्फ। क्या पड़ी हुए हैं, जल और बर्फ। और अभी अभी अपने पढ़ा कि जल और बर्फ दोनों जो होते हैं वो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। दूसरा देखना कि जल तो जो है वो उसको हल्का हल्का घिसेगा, लेकिन बर्फ जो होते हैं, बर्फ के किनारे जो आपको पता है नुकीले होते हैं, बर्फ जो होती है वो ठोस होती है, तो वो चट्टानों को क्या करेगी, और ज्यादा तोड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट इसमें आता है तड़ित। नेक्स्ट इसमें आता है वो क्या आता है, तड़ित। अब तड़ित क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आकाश से बिजली गिरती है तो उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो जिस भी चट्टान पर गिरेगी उस चट्टान के ये 2 टुकड़े कर देगी। ठीक है। अच्छा एक बात इसमें ध्यान देना कि जो भौतिक क्षरण होता है, कौन सा, भौतिक क्षरण जो होता है, जो भौतिक क्षरण होता है उसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलता। रासायनिक संगठन जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान देना कि जब भी किसी चट्टान का भौतिक क्षरण होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक संगठन होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर अपने बात करें रासायनिक क्षरण की या रासायनिक अपक्षय की, अपक्षय वर्ड भी आ सकता है, क्षरण वर्ड भी आ सकता है। रासायनिक अपक्षय की अगर अपने बात करते हैं तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी चट्टानें होती है उसके भौतिक जो रासायनिक संगठन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखना आप लोग कि जब भी किसी चट्टान का रासायनिक क्षरण होगा तो उसका भौतिक संगठन, जो भौतिक रंग रूप तो हो सकता है बदले ना बदले, लेकिन उसका रासायनिक संगठन जो है वो जरूर बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है ये, जो रासायनिक संगठन होता है उसमें परिवर्तन होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या भौतिक क्षरण से या भौतिक अपक्षय से, भौतिक अपक्षय से क्या रासायनिक संगठन में कोई बदलाव होता है, तो आप ध्यान रखना कि बिल्कुल रासायनिक संगठन में बदलाव होता है। कब, जब रासायनिक अपक्षय हुआ। लेकिन अगर भौतिक अपक्षय हुआ है तो रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो रासायनिक अपक्षय में तो जो होता है रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक क्षरण या भौतिक अपक्षय में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कुछ इस तरह से है, देखो कि आपके पास मान लो एक ईंट का टुकड़ा है, आपने उस पर किसी चीज से चोट की तो वो टुकड़े टूटकर अलग हो गए, तो उसमें रासायनिक संगठन तो बदला ही नहीं। रासायनिक संगठन तो जो है बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा। या मान लो आपके पास पत्थर का टुकड़ा है, आपने किसी चीज से मारा उस पर, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो जैसा इधर वाला टुकड़ा होगा वैसे क्या होगा, इधर वाला टुकड़ा होगा। उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। इसी तरह जो अपने जैविक अपक्षय होता है, जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय में भी ध्यान रखना कि रासायनिक संगठन बदल जाता है, क्योंकि उसमें से भी पोषक तत्व जो होते हैं वो कम ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों ये था आपके चट्टानों का अपक्षय या चट्टानों का क्षरण। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप ये क्लास हमारी ऐप पर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।